हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं सचिन शर्मा, आपका फिज़िक्स टीचर, आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो चैप्टर 5 कौन सा था हमारा? सरल रेखा में गति, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा में गति, तो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे कि पिछले हमने वीडियो में जो इसके वीडियोस जा चुके हैं पहले, उनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो उसमें हमने गति को समझा। तो गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना कि गतियाँ क्या होती हैं, विराम की अवस्था क्या होती है। एक वस्तु विराम में है, दूसरी ओर गति की अवस्था में है। तो पृथ्वी को हमने समझा कि पृथ्वी विराम में भी है और वो गति की अवस्था में भी है। साथ में, क्योंकि ये यांत्रिकी का पहला चैप्टर है, यांत्रिकी यहीं से स्टार्ट होती है फिजिक्स में 11वीं क्लास में। तो यांत्रिकी के बारे में हमने ये जाना कि यांत्रिकी को कितनी जो है भागों में बांटा गया। तो यांत्रिकी को कितने भागों में बांटा गया वो हमने बताया, 3 भागों में बांटा गया यांत्रिकी को। चलिए, इसके बाद हमने निर्देश तंत्र पढ़ा। निर्देश तंत्र पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था कि हमारे जो पृथ्वी है वो भी एक निर्देश तंत्र है, हम उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। और यदि हम उससे अलग दूसरा निर्देश तंत्र माने इतना ही बड़ा, तो चंद्रमा, सूर्य और जो अदर दूसरे अन्य ग्रह हैं वो दूसरा निर्देश तंत्र बनाते हैं, ठीक है। और यदि पृथ्वी को निर्देश तंत्र माना है हमने, तो पृथ्वी के अंदर जितने भी तंत्र होंगे वो सब निर्देश तंत्र होंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्व भी होते हैं, अजड़त्व भी होते हैं। इसे पढ़ने के बाद हम आए कि गतियाँ जो हम पढ़ रहे थे, गति के बारे में हम समझा था। तो गतियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो मैंने आपको 6 प्रकार की गतियाँ बताई हैं। और इसके बाद में गतियों को 3 भागों में बांटकर भी बताया कि विमाओं के आधार पर आप 3 भागों में कैसे बांट सकते हो। जैसे कि 1 डायमेंशनल मोशन बताया मैंने, 1 विमीय गति बताया, 2 विमीय गति बताया, 3 विमीय गति बताया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने अदिश और सदिश राशियों के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया, ठीक है। तो अब उसके बाद में जो टॉपिक हमारा हो पाया था वो दूरी और विस्थापन का हुआ। तो दूरी हमने बताया, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन दोनों ही लंबाइयाँ हैं, परंतु दूरी कुछ होती है और विस्थापन कुछ होता है, ठीक है। दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, दूरी विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है, परंतु छोटी नहीं हो सकती। ये हम इसके प्रीवियस वीडियोस में अब हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आपको ये टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो आप इन टॉपिक्स को, इससे जो टॉपिक्स मैंने आपको रिकॉल कराए हैं, ये टॉपिक्स आप पुराने वीडियोस में जाके इस चैप्टर के पढ़ लें। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि ये जो आपका चैप्टर 5 है, हम इस चैप्टर 5 जो लेके चल रहे हैं, ये चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 आपका 3 में मिलेगा एनसीईआरटी में, आप देखते हैं किताब में। तो अब आते हैं बात नए टॉपिक है, सरल रेखीय गति में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चाल। तो चाल क्या होती है, स्पीड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चाल क्या होती है, ठीक है। हमने गति उस दिन पढ़ा, पुराने वीडियो में पढ़ा गति के बारे में। तो गति का मापन भी आप किसी न किसी राशि से करते हो, गति का मापन भी किसी न किसी राशि से किया जाएगा। तो गति के मापन के लिए 2 राशियों का हमने निर्माण किया, जो थी एक चाल और दूसरा वेग। वेग को हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तो चाल क्या होती है कि किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को हम चाल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? v से बताते हैं, ठीक है। v से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। साथ में अभी मैंने आपको बताया कि वस्तु की गति के मापन के लिए प्रयुक्त एक भौतिक राशि है, ठीक है। ये भौतिक राशि जो है वो अदिश राशि भी है। अदिश मैंने पुराने वीडियो में बता दिया है कि अदिश राशियां क्या होती हैं। वही अदिश राशि ये है चाल, ठीक है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता हमें नहीं होती। इस दिशा की आवश्यकता हमें नहीं है, केवल हमें परिमाण की आवश्यकता है। तो भौतिक राशि जो है ये चाल, वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है,
और इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। तो आते हैं बात इसके फॉर्मूले पर कि जब इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं, वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और दूरी को चाल कैसे कह देंगे? निश्चित समय में कहेंगे कि किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को हम चाल कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए चाल की जो सूत्र आ जाता है चाल का, वो आ जाता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। यदि हम ये मान लें कि वस्तु की चाल जो है वो v है, जो कि हमने यहाँ बताया आपको, तो यदि हम इसे मान लें v मान लें और वस्तु द्वारा तय की दूरी को हम s मान लें और कुल लिया गया समय, जो इस दूरी को चलने में कुल लिया गया समय, वो हम t मान लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, चार जो है आपका फॉर्मूला निकल आता है v इक्वल टू एस अपॉन टी। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, s इक्वल टू वी टी। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हो। इसे सिंपल फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर दूरी बराबर चाल गुणा समय। हम यदि दूरी निकालते हैं तो चाल की गुणा समय से हो जाती है, और समय निकालते हैं तो दूरी बटा ये चाल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों सूत्र तो एक ही है, परंतु इसके तीन कन्वर्जन हैं। ये तीनों हमें रटे होने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ये आपके काम आते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब आती है बात चाल का मात्रक। चाल का मात्रक कैसे निकालें, ठीक है। तो चाल क्या है? दूरी बटा समय। तो जो दूरी का मात्रक होगा और समय का मात्रक होगा वो यहाँ रख दो। तो चाल का मात्रक क्या है? हमें v का मात्रक निकालना है, ठीक है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी है लंबाई। तो लंबाई के लिए हम करते हैं प्रयोग मीटर का। MKS पद्धति में क्या यूज करते हैं हम? क्या प्रयोग करते हैं? मीटर। और समय का प्रयोग करते हैं, समय के मात्रक में प्रयोग करते हैं हम सेकेंड का। तो क्या बन जाता है ये? मीटर बटे सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं इसको? ये जगह जगह कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा, कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा, और कहीं क्वेश्चन में ये ऐसा भी लिखा आएगा, ऐसा भी लिखा आएगा। सेकंड बटे में है, जब हम सेकंड को मीटर के गुणा में ले गए तो सेकंड की यहाँ घात है 1, जो धनात्मक घात 1 होती है उसको कभी लिखा नहीं जाता है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या से हो जाएगी घात? मीटर सेकंड की पावर -1। ये कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा आता है कि मीटर के लिए केवल मी आ जाता है और सेकंड के लिए केवल से आ जाता है, से, और ये -1 ऐसे का ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी मिल सकता है, कहीं ये रखा हुआ 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 मिल सकता है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी आ जाए तो सबका मतलब एक ही है। अब आते हैं बात, चाल का मात्रक हमने निकाल लिया, तो चाल की विमा भी तो होनी चाहिए, ठीक है। मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था, मात्रक एवं मापन। तो मात्रक मापन में मैंने ये बताया था कि जब जब जो भी चैप्टर्स आते जाएंगे उनमें जो जो भौतिक राशि आती जाएंगी, ठीक है। वहाँ हमने व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे, तो व्युत्पन्न मात्रक जो है हर चैप्टर में व्युत्पन्न मात्रक आएंगे। ये व्युत्पन्न मात्रक भी कह सकते हो आप इसे। तो जब डायमेंशंस हमने निकाली, उनकी डायमेंशंस हमने निकाली, तो मतलब विमाएँ हम निकालते हैं, विमेय सूत्र हम निकालते हैं, तो वहाँ सारे नहीं पढ़े जा सकते थे विमेय सूत्र। तो उसे पढ़ने के लिए हमें हर चैप्टर में जब भी ये फॉर्मूला आएगा, जब भी कोई भौतिक राशि आएगी, तो उसकी हम विमा अलग से हर चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। तो आते हैं इसकी आपका v की हम निकालते हैं विमा। तो हम निकालते हैं चाल की विमा, विमा कह लो या फिर विमीय सूत्र कह लो आप। तो चाल का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र हम निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या था? दूरी बटा समय। तो दूरी की विमाएं, दूरी की विमा, विमा एक वचन, विमाएं बहुवचन। क्योंकि दूरी है तो दूरी की केवल एक ही विमा होती है, इसलिए हम उसे विमा लिखते हैं। दूरी की विमाएं, और यहाँ नीचे आ जाएगा आपका
समय की विमा। तो दूरी की विमा क्या होती है? एल होती है। ये एल को स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि गुरु कोष्ठक में रख देते हैं, तो ये विमा बन जाती है। ठीक है। अब विमाएं मैंने पहले भी बताया था, जो चैप्टर में विमाओं को पढ़ा था, कि ये घात इसकी 1 होती है, और जब वह इसी घात को हम विमा बोलते हैं। इस विमा को तो इसके साथ दिखाया जाता है केवल, जबकि विमा असली जो होती है वो यही होती है, इसी को विमा बोलते हैं। ठीक है। यानी लंबाई की विमा क्या है? 1। ऐसी समय की विमा क्या है? 1। ठीक है। अब T1 को ऊपर ले जाओ, तो L को ऐसे लिख दो, प्लस जो 1 घात प्लस की होती है उसको हम लिखते नहीं हैं, तो LT की पावर -1। तो चाल का विमेय सूत्र क्या आ गया? ये आ गया। यानी कि चाल का विमेय सूत्र होता है LT -1। तो बच्चों, चाल के प्रकार अब देख रहे हैं, तो चाल कितने प्रकार की होती हैं तो वो हम देखने वाले हैं। तो चाल के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार में चालों को बांटा जाएगा। कौन कौन से प्रकार हैं? एक समान चाल, असमान अथवा परिवर्ती चाल। यानी कि यहाँ तो वस्तु चलेगी एक समान चाल से, और यहाँ वस्तु चलेगी असमान चाल से। तो असमान चाल परिवर्ती चाल होती है। ठीक है। यानी कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, कभी वो चाल घट जाती है, कभी वो चाल बढ़ जाती है, तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो एक समान चाल कैसी हो गई? तो यदि एक वस्तु समान समयांतरालों में, अलग अलग समयों में, वो समान होने चाहिए, तो समान समयांतरालों में एक समान दूरियां तय करती है, तो उस चाल को क्या कहते हैं? वस्तु की एक समान चाल कहते हैं। ठीक है। तो यदि एक वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है? एक समान हो जाती है। तो इसका एक उदाहरण हम लेते हैं कि मैं कहता हूं एक वस्तु, या फिर कह लो वस्तु की जगह हम कोई व्यक्ति मान लेते हैं। हम कहते हैं एक व्यक्ति, ठीक है, अपने स्कूटर द्वारा एक व्यक्ति अपने स्कूटर द्वारा पहले 15 मिनट में 5 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। अगले 15 मिनट में 5 किलोमीटर जाता है। और इसी प्रकार पूरे 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो व्यक्ति की चाल किस प्रकार की है? व्यक्ति की चाल किस प्रकार की है? एक व्यक्ति स्कूटर से पहले 15 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा था, फिर वो दोबारा 15 मिनट में 5 किलोमीटर गया। उसके बाद ये बताया गया कि पूरे 1 घंटे में इसी प्रकार, यानी कि इसी प्रकार जो कि ऊपर कहा गया है कि 15-15 मिनट में वो जा रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि इसी प्रकार पूरे 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलता है। तो 1 घंटे में कितने पार्ट हो गए 15-15 मिनट के? 1 घंटे में कितने हो गए? 4 भाग हो गए 15 मिनट के। 15 मिनट के 4 भाग हो गए। और इसी प्रकार 20 किलोमीटर में कितने भाग हो गए? यहां भी 4 भाग हो गए। कितने? 5-5 किलोमीटर के, सॉरी ये किलोमीटर है यहाँ पे। तो 20 किलोमीटर के यदि हम भाग तोड़ें तो वो भी 4 बन जाते हैं। 4 भाग 5-5 किलोमीटर के 4 भाग हो गए। तो इसका मतलब क्या है? हर 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल रहा था। हर 15 मिनट में उसने 5 किलोमीटर दूरी तय करी। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे परिभाषा पढ़ के आए कि समान समय अंतरालों में, यानी कि पहले 15 मिनट में 5 किलोमीटर चला, दूसरे 15 मिनट में 5 किलोमीटर चला, तीसरे 15 मिनट में 5 किलोमीटर चला, चौथे 15 मिनट में भी वो 5 किलोमीटर चला। यानी कि हर बार वो 15-15 मिनट के अंतराल में वो 5-5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। इसका मतलब इस चाल को हम एक समान चाल कहेंगे। एक समान चाल है ये हमारी, ठीक है। तो व्यक्ति एक समान चाल से, इसका मतलब
दूरी तय करता है। तो व्यक्ति की चाल क्या पूछी थी, व्यक्ति की चाल किस प्रकार की है, तो उसकी कौन सी चाल है, एक समान चाल है। अब देखते हैं असमान चाल क्या होती है, असमान अथवा परिवर्ती चाल। अच्छा, जैसे कि हमने एक समान चाल पढ़ी, तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उनकी एक समान चाल हो सकती है, ठीक है, या होती होगी। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसका जो उदाहरण है, ये तो हमने एक न्यूमेरिकल दे दिया, ये तो न्यूमेरिकल हो गया हमारा, आंकिक उदाहरण हो गया। एक जनरल उदाहरण यदि मैं दूं आपको, तो उदाहरणार्थ जो होंगे इसमें वो पृथ्वी की गति हो सकती है, पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। तो वो हर साल, हर एक वर्ष में, ठीक है, हर एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, ठीक है। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। तो 365, लगभग 365 दिनों में वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और वो हर साल एक ही चक्कर लग पाता है 365 दिनों का, ठीक है। तो उसे कहते हैं एक वर्ष। तो एक वर्ष में एक चक्कर लगा रही, तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी की परिक्रमण चाल जो है वो एक समान है, ठीक है। इसी प्रकार सूर्य की अपनी परिधि पर, सूर्य की अपनी धुरी पर, अपनी धुरी पर सूर्य भी एक समान चाल से चलता है। तो इसका ये एग्जांपल हो जाता है। आगे आते हैं हम असमान अथवा परिवर्ती चाल में। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक अंतर आपको दिखाई देगा कि यहाँ समयांतराल तो समान ही रहेगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में समय अंतराल तो समान ही रहता है, परंतु दूरियां जो होती हैं वो असमान हो जाती हैं। यहाँ समान दूरियां हैं और यहाँ पे वस्तु जो होती है असमान दूरी तय करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और सेम डेफिनेशन बन जाती है फिर, यदि एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है तो उस वस्तु की चाल को हम असमान चाल कहते हैं अथवा परिवर्ती चाल हम कहते हैं, ठीक है। परिवर्ती चाल से मतलब क्या हो गया कि चाल का बार बार बदलना, चाल पहले ज़्यादा थी कम हो गई, या कम थी ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो उसे कहते हैं परिवर्ती चाल। तो और साथ में कहते हैं असमान चाल। तो इसका उदाहरण एक हो सकता है कि एक व्यक्ति पहले एक घंटे में 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। हो सकता है किसी स्कूटर से चल रहा हो, परंतु यहां नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। दूसरे 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 1.5 किलोमीटर चलता है। तथा तीसरे 1 घंटे में 2.2 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति की चाल का प्रकार बताइए। तो चाल का प्रकार बताना, कौन से प्रकार की इसकी चाल है। तो आप देख रहे हैं कि 1 घंटे में इसने 2 किलोमीटर चला, पहले घंटे में। घंटा जो अगला भी हमने समयांतराल लिया है वो भी 1 घंटे का लिया है। तीसरा समयांतराल हमने 1 घंटे का लिया है, परंतु दूरियां क्या हो गई, पहले 2 किलोमीटर थी, फिर दूरी घट गई, उसने कम दूरी चली, उसके बाद दूरी बढ़ गई, अब उसने 2 किलोमीटर जो है 20 मीटर दूरी तय करी। तो 2.2 किलोमीटर वो चला। तो इसका मतलब क्या है, दूरियां वह असमान दूरियां तय कर रहा है। यहाँ पर दूरियां क्या थी, समान थी, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस चाल को हम क्या कहेंगे, असमान अथवा परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल। असमान अथवा परिवर्ती चाल हम इसे कहेंगे। इसके जो उदाहरण हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, तो न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। उदाहरण हो सकते हैं इसके कि एक कार यदि सड़क पर गतिमान है तो जब वो भीड़ में से गुजर के जाती है तो कभी उसकी चाल कम होती है, कभी उसकी चाल ज़्यादा होती है, ठीक है। चाल घटती बढ़ती रहती है। इसी प्रकार एक बाइक सवार एक भीड़ में से के रास्ते में से जब गुजर के जाता है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है।
तो कभी वो कम होती है भीड़ को देखकर, कभी भीड़ हट जाती है तो ज़्यादा हो जाती है चाल, ठीक है, चाल ज़्यादा कर लेता है बाइक सवार। तो इस प्रकार जितने भी मोटर गाड़ियां हैं सब में चाल घटाई बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम असमान अथवा परिवर्ती चाल। तो स्टूडेंट्स हमने अभी देख रहे थे कि असमान अथवा परिवर्ती चाल और एक समान चाल देख रहे थे, ठीक है। हम एक समान चाल को ऐसे ही रखते हुए असमान चाल को भी दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक समान चाल को नहीं बांटेंगे और नहीं बांट सकते इसे, हम असमान चाल को हम बांट सकते हैं। तो कितने प्रकार की चाल होती है असमान? होती है औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। तो असमान चाल में दो प्रकार की चाल निकलती हैं, ठीक है। कौन सी? एक तो औसत चाल। तो जब वस्तु असमान रूप से गति कर रही हो, विभिन्न समान समय अंतरालों में विभिन्न दूरियां तय करती है, तब उसकी औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया, वो हो गया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये तो फॉर्मूला चाल का चल ही रहा है। इसके बाद इसमें दो स्थितियों से हम इसे समझते हैं कि औसत चाल हम कैसे निकालेंगे। दो स्थितियां हम देखेंगे औसत चाल में। तो औसत चाल की पहली स्थिति है स्थिति फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट में क्या करा हमने कि माना कोई वस्तु S1 व S2 दूरियां क्रम से चालों V1 V2 से तय करती है। माना S1 दूरी को V1 चाल से तय करती है, S2 दूरी को V2 चाल से तय करती है, ठीक है। V1 चाल S1 दूरी के लिए और V2 चाल S2 दूरी के लिए वो लेती है। तब कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी इन दोनों दूरियों का योग हो गया, तो S1 प्लस S2। अब इन दूरियों को चलने में कुछ समय भी लगेगा। S1 दूरी के लिए माना समय T1 लगेगा और S2 दूरी चलने के लिए T2 लगेगा। तो हमने क्या लिखा? तो कुल लिया गया समय कितना हो गया? कुल लिया गया समय हो गया T1 प्लस T2। और T1 कितना हो गया? S1 अपॉन V1, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी चली? S1। चाल कौन सी थी? V1। T2 के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या थी? S2। और चाल कितनी थी? V2। तो V औसत क्या निकल गया? V औसत का मतलब कुल तय दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो कुल तय दूरी कितनी है? S1 प्लस S2। और लिया गया समय कितना है? S1 बटे V1 प्लस S2 बटे V2। ये हमने यहाँ पे रख दिया। V औसत को हम V एवरेज लिख सकते हैं इस तरह से। V एवरेज, एवरेज का मतलब औसत। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है। इसे आपको असमान दूरी, असमान चाल की के लिए जब आपको असमान चाल निकालनी हो, किसी वस्तु द्वारा चली गई असमान चाल निकालनी हो, तब उसके लिए आप इस सूत्र को आप यूज करोगे, ठीक है। इस सूत्र को आप यूज करोगे। इसमें एक चीज और आ जाती है, क्योंकि ये असमान चाल के लिए हमने फॉर्मूला निकाला है, क्या ये फॉर्मूला हमारा एक समान चाल के लिए नहीं निकल सकता? क्या एक समान चाल पे ये फॉर्मूला नहीं लागू हो सकता? तो देखते हैं कैसे लागू होता है। तो एक समान चाल में हमने क्या देखा था कि दूरी जो थी वहां पे वस्तु समान दूरी तय करती थी। क्या करती थी? समान दूरी तय करती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लिखा एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए हमने मान लिया S1 बराबर S2 बराबर S मान लिया। तब यहां रख दो। तो इसे मैं इधर की साइड कर रहा हूं, यहां पे क्या कर रहा हूं? V एवरेज निकाल रहा हूं एक समान के लिए, एक समान चाल निकाल रहा हूं के लिए, औसत चाल निकाल रहा हूं एक समान गति के लिए। तो V एवरेज बराबर कितना हो गया? S1 प्लस S2 की जगह मैंने क्या रखा? S प्लस S। S1 के लिए भी S और S2 के लिए भी S। और यहाँ भी S अपॉन V1, S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, ठीक है। क्लियर है? इसे आगे बढ़ाते हैं। ये कितना हो गया? S और S 2S बटे 2S बटे इन दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आ गया? यानी कि लघुत्तम समावर्तक करा इनका V1 V2, ठीक है। ये कितना आ गया? S बाहर आ गया, ये आ गया V2 प्लस V1। ये इस तरह से आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसे सोल्व करो, S से S कट गया, ये V1 V2 ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो कितना आ गया? 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2, और ये आ गया हमारा V एवरेज। तो जब हमारी गति जो है एक समान है,
तो एक समान गति के लिए औसत चाल ऐसे निकलती है, इस फॉर्मूले से निकलेगी। और जब हमारी गति असमान है तब उसके लिए औसत चाल कैसे निकलेगी, वो इस सूत्र से निकलेगी। ठीक है, तो मैंने जो है एक ही सूत्र को दो सूत्रों में कन्वर्ट कर दिया। आते हैं बात अगली स्थिति, स्थिति 2 की बात करते हैं। तो स्थिति 2 में क्या है, ये कहता है माना वस्तु t1 व t2 समयों में, 2 समय ले लिए, दूसरी स्थिति दे दी। इस पर क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो वो t1 t2 समय दे देंगे और चाल दे देंगे v1 v2 चाल दे देंगे, और वो कहेंगे अब इसका औसत निकालो। तो v औसत के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी यहाँ दी नहीं हुई, तो दूरी को हमने मान लिया कि s1 और s2 दूरी चली है। तो जब दूरी s1 s2 चली है तो s1 को हम क्या बोलेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो v1 t1 v1 और t1, फिर s2 के लिए v2 t2, और कुल लगा समय t1 प्लस t2, और v औसत कितना आ गया, कुल दूरी बटे कुल समय v1 t1 प्लस v2 t2 अपन t1 प्लस t2। अब आती है बात, इसे भी यदि हम, ये तो हमारी है असमान गति के लिए चाल, क्या इसे भी हम एक समान गति के लिए निकाल सकते हैं? तो देखते हैं, सभी निकाल लेते हैं। तो हमने कहा एक समान के लिए, एक समान गति के लिए क्या होगा, एक समान गति में क्या होगा, समय भी समान होते हैं उसमें। ठीक है, समान समय लगता है उसमें। जैसे क्या लिया था कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 15 मिनट में 5 किलोमीटर, तो t1 और t2 समान हो जाते हैं। तो t1 बराबर t2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक समान गति के t1 t2, तो v एवरेज कितना निकल आएगा, v1, और इसे हमने t मान लिया, t1 को भी t और t2 को भी t, तो v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस t। ठीक है, इसमें t हमने उभयनिष्ठ कर ले लिया, v1 प्लस v2 बचा अंदर, और नीचे क्या हुआ 2t, t से t कैंसिल हो गया, तो आ गया v1 प्लस v2 बटे 2। जब वस्तु के 2 समय और 2 चालें दी हुई हों और एक समान गति के लिए निकलवाए, तो हमें v एवरेज कितना निकलेगा, v1 प्लस v2, v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो इस सूत्र से हम एक समान गति के लिए चाल, औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी आती है फिर तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो असमान गति करने वाली वस्तु जो है वो किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष, क्षण विशेष का मतलब कोई एक क्षण, यानी कि सेकंड भी हो सकता है, सेकंड से कम भी हो सकता है, सेकंड से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पर जो चाल होती है उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, जो वो समय होगा क्षण विशेष, वो 0 के पास होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए, नहीं 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.2 सेकंड पर हो सकता है। तो हमने क्या कहा, माना सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी जब 0 के आसपास है तब वस्तु s दूरी तय करती है। कितनी दूरी करती है, s। तो v तात्क्षणिक के लिए इंस्टेंटेनियस यानी in लगा दिया, लिमिट लगा के इस तरह से हम लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। और लिमिट डेल्टा टी टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं। तो इसे क्या लिखते हैं, ये लिख देते हैं v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। और डी एस अपॉन डी टी क्या है, एस का टी के सापेक्ष अवकलन गुणांक है। ये तात्क्षणिक चाल को स्पीडोमीटर से मापा जाता है, तात्क्षणिक चाल को स्पीडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल को किससे मापेंगे, स्पीडोमीटर से हम लोग मापते हैं। तो तात्क्षणिक चाल किस में मापी जाती है, जैसे कि कार में होता है। तो कार में क्या होता है कि किसी भी समय पे हम उसकी चाल देख सकते हैं कि मान लो 50, 60, 70 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल पे गाड़ी चल रही है, और यदि हम उसको अचानक बढ़ाना चाहे तो बढ़ा देते हैं, और हमें पता चल जाता है कि हमने 70 से अब 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अब इसकी हो गई। तो तात्क्षणिक चाल कहाँ प्रयोग की जाती है, मोटर गाड़ियों में। ठीक है, वहाँ पर स्पीडोमीटर लगा होता है जिससे हम उस चाल को मापते हैं। तो स्टूडेंट कैसा लगा ये वीडियो, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल तक हमने पढ़ा दिया है। इसके बाद हमारा वेग आर्टिकल आएगा। वेग हम पढ़ेंगे, चाल हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे, तो अभी हम वेग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो वेग पढ़ाते टाइम ही जो इसके एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसके
हम बताएंगे, जैसे कि अंकिक उदाहरण जो होंगे वो हम वेग के साथ में करा देंगे इसके, ठीक है, क्योंकि वेग और चाल लगभग एक ही बात होती है, केवल इतना फर्क है कि चाल सदिश अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, ठीक है। चाल भी वही काम करती है और वेग भी वही काम करता है, नापने का, किसी वस्तु की गति को नापने का काम करता है। किसी वस्तु की गति मापी जाती है तो कैसे मापी जाती है, चाल से या वेग से। तो चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। वेग के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता है, चाल के लिए हमें केवल। तो जब हम उसके लिए फॉर्मूले बताएंगे तो यदि उसमें यहाँ पे दूरी ली जाएगी तो वहाँ विस्थापन लिया जाएगा, है दोनों दूरियाँ ही, ठीक है। तो चाल के कुछ अंकिक उदाहरण हम उस वाले वीडियो में बता देंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है कमेंट करके बताएं, और साथ में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ में जो है बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आप फिर हमारे जो जितने भी वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स आपके पास पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो उनका लाभ उठाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो आपका स्वागत है ब्लूप्रिंट डिजिटल में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।